एक नया बिंदु लेके आया हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास। और व्यक्तित्व विकास के अंदर आज का जो हमारा बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक भाषा। शारीरिक भाषा में पहुंचने से पहले सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गौरव उपाध्याय है और मैं सेफ एजुकेट लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड में सॉफ्ट स्किल मोटिवेशनल ट्रेनर हूं। मैं आज जो मैं आपको बिंदु लेने जा रहा हूं वो बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि अक्सर व्यक्ति सिर्फ एक बॉडी लैंग्वेज के कारण बहुत सारे साक्षात्कार होते हैं जिसमें विफल हो जाते हैं, अनसक्सेस हो जाते हैं और उसी की वजह से बच्चों के अंदर निराशा पैदा हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बॉडी लैंग्वेज तक लाने के से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ कि देखिए, 3 शब्द होते हैं। एक होता है पर्सन, फिर होता है पर्सनल और तीसरा होता है पर्सनैलिटी। पर्सन का मतलब व्यक्ति, वो पुरुष हो या स्त्री हो, पर्सन कहलाता है यानी व्यक्ति कहलाता है। दूसरा पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, जो किसी व्यक्ति से संबंधित रखता है, यानी जिस चीज़ पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है वो उसका व्यक्तिगत हो जाता है। और तीसरी चीज़ बताई मैंने आपको, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में अगर हम संधि विच्छेद करें तो बनता है व्यक्ति प्लस तत्व, यानी व्यक्ति के अंदर के वे तत्व जो व्यक्ति के अंदर अगर विकसित हो जाए या और प्रभावशाली हो जाए तो वो अपने आसपास में के वातावरण में, अपने कार्मिक वातावरण में, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, बिजनेस में, काम में, धंधे में और अपने रोजगार में लोगों के साथ इतना प्रेम मिलाप कर लेता है कि लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तब उसे बोला जाता है व्यक्तित्व। यानी व्यक्ति अपने तत्वों को विकसित कर ले तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाता है। तो व्यक्तित्व को निखारने के लिए मुख्य भूमिका निभाती है, वो मुख्य भूमिका का नाम है कम्युनिकेशन, संवाद, संचार, जिसे बोला जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंतर्गत किसी व्यक्ति की एक व्यक्ति के सामने दूसरे व्यक्ति को प्रदर्शित करना। अगर मैं इसकी एक डेफिनेशन की बात करूं या मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो देखिएगा, अपने मन के भावों को शब्दों के माध्यम से या अपने शारीरिक इशारों के माध्यम से किसी अन्य के सामने प्रदर्शित करना व्यक्ति कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी अपने मन के भावों को या तो भाषा के माध्यम से या इशारों के माध्यम से किसी व्यक्ति के सामने आप प्रदर्शित करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। सामान्यतः कम्युनिकेशन 2 तरह के होते हैं। कम्युनिकेशन यानी संचार 2 प्रकार के होते हैं। पहले को बोला जाता है शाब्दिक और दूसरे को बोला जाता है अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब वर्बल कम्युनिकेशन, अशाब्दिक का मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि शाब्दिक का मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग होता हो, भले ही भाषा शैली कोई सी भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, ब्रिटिश भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, कोई भी भाषा है, लेकिन उसके अंदर भाषा का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर भाषा है तो ही आप अपने विचारों को शब्दों के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो और साथ में दूसरे व्यक्ति के द्वारा दी गई क्रिया या प्रतिक्रिया यानी एक्शन या रिएक्शंस को आप तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन का पूर्ण होना कहलाता है, यानी संचार पूर्ण होना। संचार 2 तरफी होता है, यानी एक तरफ से आंकड़ों का जाना और दूसरी तरफ से आंकड़ों को प्राप्त करना कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर इसी प्रकार आंकड़ों का एक तरफ से आना किंतु दूसरी तरफ से आना प्रसारण कहता है। आप लाइव कहते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप प्रसारण के रूप में देखते हैं। चलिए, हमारा बिंदु ये नहीं है, इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन शाब्दिक और अशाब्दिक होता है। जो अशाब्दिक कम्युनिकेशन है हम उसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। अशाब्दिक कम्युनिकेशन का अर्थ होता है कि वह कम्युनिकेशन यानी वह संचार जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता, जिसमें केवल आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा,
आपके चेहरे के भाव, आपकी आंखों की पुतलियों का हिलना, आपके होठों का हिलना, आपके हाथों का हिलना, आपके चलने का तरीका, आपका उठने का तरीका, बैठने का तरीका, ये सारे जिन भावों के माध्यम से आप एक व्यक्ति के सामने किसी अपने प्रतिक्रिया को दर्शाते हो, उसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी वह संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग ना होकर आपकी शारीरिक भाषा का प्रयोग होता है, उसे कहते हैं नॉन वर्बल अशाब्दिक अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार का देखिए, इसमें जो मुख्य चीज़ है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा का इसमें बहुत अधिक योगदान होता है। आपकी शारीरिक भाषा आपकी बातों को इतना प्रभावशाली बना सकता है जिसके बारे में आपको बहुत आश्चर्य होगा। मैं कोई खुशी के समाचार लेकर आया, मैंने किसी के सामने आकर कहा, बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपको ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति की शादी हुई जो मेरा परम मित्र था। उसकी उम्र 40 साल थी और उसकी शादी हो गई। अब यही चीज़ें मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के साथ समामेलन करवा के प्रदर्शित, अरे वाह आज मेरे दोस्त की शादी हो गई, उसकी उम्र बढ़ते जा रही थी, उसके माँ बाप परेशान थे, यार आज कितनी खुशी का दिन है कि मेरे दोस्त की शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। देखिए परिवर्तन, इसे रोल प्ले के द्वारा मैं आपको बताऊँ कि मेरी भाषा में ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट यानी उत्साह घुसा, उत्साह का प्रवेश हुआ, उत्साह का समामेलन हुआ, तो मेरी बात और ज़्यादा प्रभावशाली हो गई। जबकि पहले जो मैंने निरस भाव से कहा, उदास होकर, मेरे चेहरे पे कोई भाव नहीं था, मेरी बॉडी में कोई तरंग नहीं थी, ना उमंग थी, मेरा रोम रोम उदास था, और मैं इस तरीके से आपके सामने प्रदर्शित कर रहा था कि मेरे पड़ोस में मेरे मित्र की शादी होगी जिसकी उम्र बहुत अधिक थी। तो जब आप बात करते समय अपनी शारीरिक भाषा को भी उसके अंदर समामिलित कर लेते हैं तो आपकी बातें, आपकी भाषा, आपकी बात करने का तरीका इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि देखने वाला व्यक्ति भी उस चीज़ को देखकर बड़ा रोमांचित हो जाता है। लेकिन भाषा शैली का मतलब केवल रोमांचित करना नहीं है। शारीरिक भाषा का मुख्य अर्थ ये है कि आप जब किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लोचशीलता। आपकी शारीरिक भाषा में लोचशीलता होनी चाहिए कि अचानक कोई खुशी का समाचार आया तो आपका बॉडी एक्साइटेड हो जाना चाहिए, खुशी का दिखना चाहिए आपके चेहरे के भाव की, यू आर वेरी मच हैप्पी। और अचानक आपको कोई दुख का समाचार मिले तो आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हुआ, इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू योर बॉडी लैंग्वेज। फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है आपके। अभी मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के अंदर मुख्यतः 3 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पहला है जेस्चर। जेस्चर का मतलब होता है इशारे। दूसरा होता है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है आसन या मुद्राएं। और तीसरा होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब आपके भाव। तो पहला बिंदु जो हमने आपको बताया जेस्चर के बारे में, वो जेस्चर के बारे में आपको बताता हूँ कि इशारे, इशारों का तालमेल इस तरीके से होना चाहिए कि आपके इशारे आपकी भाषा को, आपकी बातों को और आपके सवालों को प्रभावशाली बनाए, ना कि आपका इन्फ्लुएंस यानी आपकी छाप अप्रभावशाली हो या दूसरे व्यक्ति के अंदर निराशा पैदा करे कि यार किस आदमी से मैं मिलने आ गया, ये तो बहुत अजीब आदमी। जनरली मैंने देखा है कि इंटरव्यूज़ में बच्चों से पूछा जाता है बेटा टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या उससे पूछा जाता है आप कहाँ से हैं, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं। तो जैसे जनरली मैं अपना एक छोटा सा डेमो दे के बताता हूँ आपको। मेरे से पूछा, हाँ मिस्टर उपाध्याय आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैंने सर मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। इसी को एक एब्यूज़ या गलत तरीके से बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कैसे करेंगे, अरे सर यहीं तो रहता हूँ मैं, अरे सर ये भिवाड़ी से ऐसे जाइए आप, इधर से जाने के बाद अपना अलवर आ जाएगा। मीन्स कि अपने इशारे तो कीजिए लेकिन इशारों का एक मापदंड सटीक होना चाहिए। जब तक आपके इशारों का मापदंड सटीक नहीं होगा वो आपको प्रभावित करने की जगह अप्रभावित कर देगा और लोग आपको नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे।
अर्थात आपने जो भाषा शैली का प्रयोग किया उस भाषा शैली तो आपकी बहुत उत्तम थी, लेकिन भाषा शैली के अंदर जो आपने अपनी शारीरिक भाषा डाली उसने सारा गड़बड़ कर दिया। अर्थात आप दूध जमाना चाहते थे किंतु उसमें दही की मात्रा ज़्यादा होना और दूध का गर्म होने से वो जमा नहीं बल्कि फट गया। आपको जो नपा तुला इशारा करना चाहिए था, अपने हाथों के एक्सप्रेशंस को जितना यूज़ करना चाहिए था उतना आपने नहीं किया, आपने ज़्यादा कर दिया। तो उससे हुआ क्या? उससे सारा मामला खराब। दूसरी बात करते हैं कि बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आँखों से जो तालमेल बैठता है, इसको आई कांटेक्ट कहते हैं कि आँखों से आँखें जब मिलती है तो आई कांटेक्ट होता है जो आपके आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। आत्मविश्वास के प्रतीक का अर्थ होता है कि आपने जब किसी व्यक्ति से बात करनी है या सवाल पूछ रहे हैं या वो आपको कुछ बताना चाह रहा है तो उसकी आंखों से आंखें आपके मिलनी चाहिए। मैं अक्सर एक क्लास में बताता हूँ बच्चों की कि आई कांटेक्ट आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है, और आई कांटेक्ट के जरिए और भी नेगेटिव चीज़ होती है, उसके बारे में हम 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे। कि आई कांटेक्ट का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि आप उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, यानी आपकी लिसनिंग को दर्शाता है कि आप वो जो आपसे बोलना चाह रहा है, जो आपसे कहना चाह रहा है, जो आपको समझाना चाह रहा है, उसे आप बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है। अगर उसी दौरान अब आई कांटेक्ट में मैंने देखना तो बता दिया, लेकिन जनरली बच्चे देखने का मतलब घूरना समझने लग जाते हैं। या मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ कि देखना, आई कांटेक्ट अलग चीज़ है, घूरना अलग चीज़ है। आप देखते रहिए, कोई बहुत खूबसूरत सी मैडम आपकी क्लास में आ गई, आपने आई कांटेक्ट बनाया, आपने बोला गौरव सर ने बताया था जी आई कांटेक्ट करना, आप देख रहे हैं। मतलब कि आप उस मैडम की नज़रों में, जो मैडम आपको पढ़ा रही हैं, उनकी दृष्टि में आप एक निर्लज्ज बच्चे के रूप में सामने साबित हुए। क्यों हुए? क्योंकि आपने आई कांटेक्ट का सदुपयोग नहीं किया। जब तक आप किसी भी चीज़ का सदुपयोग नहीं करोगे, कहने का मतलब कि जीवन में बहुत सारी आदतें या बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसकी अति भी बुरी होती है और अनि भी बुरी होती है, यानी उसकी ज़्यादा अधिकतम करने पर भी वो बुराइयां पैदा कर देती है और कम करने पर भी बुराइयां पैदा कर देती है। ये हमारा जो पॉइंट था, ये जेस्चर का पॉइंट था कि मैंने आपको बताया कि इशारे किस प्रकार आपके कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। इशारे का एक जनरल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इशारों के माध्यम से कई बार आप आत्मविश्वासी भी नज़र आते हैं और कई बार आप ओवर कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास से ऊपर की जो श्रेणी होती है जिसे नुकसानदायक बोलते हैं। अगर आप किसी के सामने कंधे झुके हुए, गर्दन झुकी हुई, शरीर बिल्कुल ढीला है, आप इशारे बड़े रोए रोए से कर रहे हैं, तो ये आपकी निरस्ता दिखाता है, यानी लो कॉन्फिडेंस, आपके आत्मविश्वास की कमी। और वो समझ जाता है कि इसे कुछ नहीं आता, ये किसी योग्य नहीं है, और वो आपको निष्कासित कर देता है या आपको डिसमिस कर देता है, यानी आपको साक्षात्कार में रिजेक्ट कर देता है। उसी प्रकार आपका ओवर कॉन्फिडेंस में आप चौड़े होके आपने वहाँ जाके जो साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति है उसकी टेबल के पास चेयर लगी हुई थी, वहाँ बैठे आप उसके पेपर वेट को घुमा रहे हैं, कभी उसके पेन को छेड़कर आवाज़ कर रहे हैं। इस तरह की जो हरकतें हैं, बचकाना हरकतें, ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो आपको हमेशा रिजेक्ट कर देता है या आपको निष्कासित कर देता है। तो ये सब चीज़ें अति के कारण हुई, कुछ कमियों के कारण भी आप रिजेक्ट हो जाते हैं, कुछ अधिकता के कारण भी आप रिजेक्ट होते हैं। दूसरा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है आसन। देखिए, यहाँ मेरा जो आसन का तात्पर्य है वो आपके सिटिंग पोस्चर से भी है। आपको जो भी चीज़ें हैं, जो आप आसन का मतलब होता है बैठने से लेकर उठने, सोने, खाने पीने की जो आपके आसन है, जो आपकी मुद्राएं हैं, ये मुद्राएं भी आपके बॉडी लैंग्वेज को, आपकी शारीरिक भाषा को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। मुद्राएं आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसके विपरीत आपकी होनी चाहिए। जिस तरीके से गुरुत्वाकर्षण सब चीज़ों को नीचे की ओर खींचता है, तो आपको उसके विपरीत बल लगाकर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यानी आपके कंधे
सीधे होने चाहिए, गर्दन आपकी सीधी होनी चाहिए, सीना आपका भार होना चाहिए, और आप एक राजा जिस तरीके से चलता है उस तरीके से आपकी चाल में एक आत्मविश्वास अलग ही दर्शना चाहिए। क्योंकि जब तक वो नहीं दिखेगा, जब तक आप नीरस या बीमार नजर आओगे, ये भी आपके जीवन में आपको तरक्की के मार्ग पर बहुत अधिक तेजी से ले जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया, उसके बाद जो हमारा बिंदु आता है वो आता है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन का मतलब चेहरे के भाव। चेहरे के बहुत अधिक ऐसे भाव होते हैं जो सकारात्मक चीज़ों को नकारात्मक बना देते हैं या आपकी पॉजिटिविटी को नेगेटिव में परिवर्तन कर देते हैं। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कुछ कहना चाहते हैं, मतलब कहने का मतलब कि जैसे कि आप के पास कोई आपका रिलेटिव, आपका बहुत जिगरी दोस्त आपके घर आए और आप किसी घर के मैटर से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है या आप थोड़ा से तनाव में हैं, तो उसके मन में ये भाव थे कि मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा, तो वो बड़ा खुश होगा, बड़ा एक्साइटेड होगा, और आप वाकई में उसको देखकर बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन आपने चेहरे के भाव अपनी भाषा के अनुकूल नहीं दिए। आपने उसको बोला, वो यार तू आया, बड़ी खुशी हुई यार, प्लीज़ अंदर आओ। और जबकि वो चाह रहा था कि वो आप उसको जब देखें तो आपके चेहरे पे अच्छी मुस्कुराहट हो, आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो, आप उसको देखकर बाहें फैला के उसको गले लगा लें, यानी दिस बॉडी लैंग्वेज की उसको वो आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप ऐसा करें। लेकिन आपने जब अपने चेहरे के भाव, उसके आपके मन में उसके प्रति कितना भी रेस्पेक्ट हो, कितना भी वेलकम हो, लेकिन जब तक आप उसको अपने भावों के माध्यम से प्रदर्शित नहीं करेंगे, तब तक आपकी भाषा प्रभावशाली नहीं होगी, तब तक आप लोगों के अंदर छाप नहीं छोड़ सकते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी शारीरिक भाषा के साथ आपकी शब्दावली, शब्दों की जो माला है, उसका तालमेल जब तक सुंदर नहीं बैठेगा, तब तक आप किसी भी व्यक्ति के सामने अपनी छाप नहीं छोड़ सकते, अपने इन्फ्लुएंस को पैदा नहीं कर सकते। तीसरा मैं आपको बता रहा था भावों के बारे में। देखिए, भाव बहुत सारे तरह के होते हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक एक्टिंग क्लास में गया था। हमारे यहाँ एक्टिंग क्लास होती है, उसका जो ऑनर है वो मेरा फ्रेंड है। मैं मेरी बेटी को वहाँ अक्सर डांस वगैरह की तैयारी करवाता हूँ, तो मैं वहाँ एक्सप्रेशंस के बारे में देख रहा था। छोटी छोटी चीज़ों से एक्सप्रेशन का बदलना, आपकी भाषा के उतार चढ़ाव से बातों का अर्थ बदलना, वही चीज़ें वहाँ ट्रेनिंग क्लास में वहाँ समझा रहे थे कि किस तरीके से आप अपने चेहरे की मुद्राओं को बदलकर दूसरे व्यक्ति के सामने ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि आई एम हैप्पी और आई एम एंग्री, मैं कितना खुश हूँ या मैं कितना गुस्से में हूँ। सम एग्जाम्पल्स, मैंने आंखें निकाली और मेरे जो फोरहेड है, उस फोरहेड पे सलवटें पैदा हुई। मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जब भी मुझे कोई ऐसे व्यक्ति देखेगा तो समझ जाएगा कि सर को गुस्सा आ रहा है। अब इस गुस्से के साथ साथ अगर मैं अपने दांतों के बीच में जगह ख़त्म करके एक थोड़ा जोर लगा दूँ, इसका मतलब मैं और अधिक गुस्से में हूँ। उसके साथ सांसों का ऊपर नहीं, मतलब मैं और ज़्यादा गुस्से में हूँ। मीन्स ये एक्सप्रेशन से होता है कि जिनको किसी शब्दावली की ज़रूरत नहीं है, ना आपकी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, इशारों से ही समझ में आ जाता है कि किस तरह की क्रियाविधि हो रही है, क्या काम चल रहा है, कैसे हो रहा है। अब अक्सर आप देखते हैं कि बच्चे जब शरारत करते हैं, सभी के बच्चे होते हैं, बच्चे शरारत भी करते हैं, बच्चों के लिए एक बॉडी लैंग्वेज लाइक है, ऑटोमेटिक उसकी एक्टिविटीज़ धीरे हो जाती है। वो समझ जाता है कि पापा गुस्से में हैं और वो जाकर अपने बुक्स को लेकर बैठ जाता है, भले ही वो पढ़े या ना पढ़े। एक्सप्रेशंस, मैंने कुछ नहीं बोला फिर भी मेरी बातों को वो समझा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक्सप्रेशंस के भाव है। ये भाव होते हैं जो व्यक्ति से आपको जोड़ते हैं,
ये भाव होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति आपसे विच्छेद भी हो सकता है। तो देखिए, ये भावपूर्ण जो आवृत्ति है, भावपूर्ण जो प्रदर्शनी है, ये भावपूर्ण एक सहानुभूति का दृश्य भी पैदा करती है। जब हम किसी साक्षात्कार के लिए किसी संस्था के कार्यालय में जाते हैं तो अक्सर 3 चीज़ें, एक पावरफुल 3 चीज़ें बताई गई है, थैंक यू, सॉरी, प्लीज़। अब ये पावरफुल तो हैं, लेकिन ये पावरफुल जब तक नहीं है जब तक इन पावरफुल चीज़ों के साथ आपकी लैंग्वेज का उतार चढ़ाव और आपकी बॉडी लैंग्वेज सम्मिलित नहीं होती, तब तक ये शब्द पावरफुल नहीं होते। तो मैं यहाँ एक्सप्रेशंस की बात कर रहा था कि एक्सप्रेशंस के साथ ही आपके जो ये 3 वर्ड्स हैं, थैंक यू, सॉरी और प्लीज़, ये पावरफुल होते हैं। ये वर्डों में कोई पावर नहीं है दोस्त। वर्ड पावरफुल तब होते हैं जब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे के भाव, आपके एक्सप्रेशन, आपके आईब्रो, आपके मुंह की स्माइल, आपके जो कड़कनेस है, जो आपकी सॉफ्टनेस है, ये सब उस भावों को परिवर्तित करते रहते हैं समय समय पर। आपने बोला प्लीज़ यार पानी पिलाना, अब आपने प्लीज़ बोला पर ये प्लीज़ इफेक्टिव नहीं है। दिस इज लाइक ऑर्डर, अरे प्लीज़ यार पानी पिलाना, दिस इज ऑर्डर। प्लीज़ भैया 1 गिलास पानी मिलेगा, इसका पावर, इसमें ऑटोमेटिकली पावर होगी। वो भले ही चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, आपका बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, लेकिन जब आपने इस प्लीज़ के प्लीज़ के साथ अपने भावों को जोड़ा, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को जोड़ा, अपनी लैंग्वेज के उतार चढ़ाव को जोड़ा, तो ये पावरफुल जो शब्द है, ये केवल शब्द ही नहीं, एक आदेश भी बन गया। आदेश नहीं बल्कि वरदान बन गया कि आपने कहा और वो आपको पानी ला के देगा। किसी से जनरली होता क्या है, हम बस में ट्रेन में जाते हैं या मम्मी से या पापा से कोई छोटी मोटी बातों पर डिस्कशन हॉट हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरली, हम इंसान हैं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। अब गलती करने के बाद उस गलती के स्थान पर हमें बोलना है सॉरी। अब सॉरी कैसे बोलो? अरे यार हो गया ना, सॉरी। इसका मतलब आप उस पर फोर्स डाल के इस मैटर को क्लोज करना चाह रहे। अक्सर पति पत्नी की छोटी मोटी तू में हो जाती है, छोटे मोटे डिस्कशंस हो जाते हैं जिनकी वजह से हॉट टॉक हो जाती है, और आप सिर्फ प्यार से बोल देते हैं, या पत्नी अपने पति से प्यार से बोले इसकी माफ़ करो ना। तो माफ़ करो ना एक शब्द है, वो शब्द इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जब तक आप उसमें इफ़ेक्टिव का अमृत घोल के ना डालें। चाहे वो आपके चेहरे के भाव हो, चाहे आपके एक्सप्रेशंस हो, चाहे आपकी भावपूर्ण बातें हो, या आपकी भाषा का उतार चढ़ाव हो, ये सब मिलकर जिस तरीके से कोरा शरबत पीने से डायबिटीज बढ़ जाती है। शरबत में पानी भी डालना पड़ता है, नींबू भी डालना पड़ता है, चीनी भी डालना पड़ता है, फिर उसको चम्मच से हिलाना पड़ता है। जब वो हिलाने पे उसका उतार चढ़ाव बैलेंस हो जाता है, तब वो एक स्वादिष्ट व्यंजन बन जाता है, स्वादिष्ट पेय पदार्थ बन जाता है। जब हम उसको पीते हैं तो हमारा हृदय आनंदित हो जाता है, हमारा हृदय शीतल हो जाता है। लेकिन इसमें जब किसी भी चीज़ के तालमेल का अभाव होता है, अगर तालमेल प्रॉपर नहीं है, तो आप कितने भी इंग्लिश के ज्ञाता हों, आप हिंदी के ज्ञाता हों, आप प्रकांड पंडित हो, आपने शास्त्र पढ़े हों, आपने रामायण महाभारत पढ़ी हो, आप दुनिया के दिलों पर राज कभी नहीं कर सकते जब तक आपका भाषा शैली, आपके एक्सप्रेशंस में भाषा शैली का अमृत नहीं डलेगा, आपके चेहरे के भावों का नींबू नहीं डलेगा, तब तक आपकी भाषा शैली प्रभावित किसी को कर ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब, हम कई बार किताबी ज्ञानों में घुसे रहते हैं। और देखिए, ये भारत देश का थोड़ा सा दुर्भाग्य है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक में कहीं भी सॉफ्ट स्किल का कोई चैप्टर नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन कहीं पे सॉफ्ट स्किल नहीं है। अगर बच्चों की पहली कक्षा से ही सॉफ्ट स्किल शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल से 12 साल बच्चा उसी चीज़ को रिवाइज करे, प्ले रोल्स करे, उसके साथ एक्टिविटीज़ करे, उनके साथ काम करे, तो मेरे ख्याल से इस भारत में एक भी बच्चा
डिसिप्लिन, सब बच्चे डिसिप्लिन होंगे, अनुशासित होंगे, अपने माँ बाप की सेवा करेंगे, लोगों से हमदर्दी रखेंगे, लोगों के साथ अटैच होंगे। आज के भी जो न्यू जनरेशन इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं या कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे भी कभी आज तक मैंने कभी पैर छूते हुए नहीं देखा। बट आई एम नॉट ब्लेमिंग टू समवन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सॉफ्ट स्किल का जो प्लेटफॉर्म है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो व्यक्तित्व विकास करते हैं हम बच्चे का व्यक्तित्व विकास जब करते हैं जब उस व्यक्ति के अंदर पूर्णतः सभी चीज़ों का विकास हो चुका होता है। सामान्यतः व्यक्ति का जो विकास होता है वो परिवार से होता है, मित्रों से होता है, उसके आसपास के एनवायरनमेंट से होता है, उससे व्यक्ति का विकास होता है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा था कि व्यक्ति के विकास के लिए उत्तरदायी जो सबसे अधिक है वो उसका परिवार है, उसके आसपास का वातावरण है। मैं ये सेफ एजुकेट की जो ये डिजिटल मंच के रखरखाव के लिए या संचालन के लिए जो टीम है और जिन्होंने ये पहल की, आदरणीय महोदया ने, तो उनका आभारी रहूँगा कि यहाँ से दूर दराज पर बैठे बच्चे जो मेरे यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, लाखों किलोमीटर दूर हैं, वो बच्चे भी इन सब का आनंद ले सकते हैं, अपने जीवन में नई संरचनाएं पैदा कर सकते हैं, अपने शरीर का और अपने व्यक्तित्व का एक आर्किटेक्चर तैयार कर सकते हैं जिससे वो जीवन में आगे बढ़ सकें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस डिजिटल मंच का। अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि हम बॉडी, हमारा जो व्यक्तित्व, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है ये हमारे व्यक्तित्व का आईना है। यानी आपका, हम जब किसी व्यक्ति से मिल जाते हैं या बात करने जाते हैं तो आपकी बात करने से पहले ही आपकी बॉडी लैंग्वेज उससे बात कर चुकी होती है। बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी, देखिए जो बड़ी बड़ी एजेंट कंपनीज होती है, जैसे भारत में रॉ है या प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, या आप देखिए मेट्रो में या रेलवे स्टेशन गार्ड्स हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं जो काम करते हैं। आपने कभी ये महसूस किया है कि एक अनजान आदमी रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो पे आए और आप उसे ये आइडेंटिफाई करें कि ही इज़ गुड पर्सन और नॉट, यानी ये आदमी संदिग्ध है या नहीं। पुलिस को ये पता चल जाता है कि ये संदिग्ध है। क्यों? देखिए बॉडी लैंग्वेज। अभी मैंने आपको बताया आई कांटेक्ट। जब कोई व्यक्ति आई कांटेक्ट करता है और उसके मन में कोई गलत चीज़ है या उसने कुछ गलत किया है तो वो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसको आई कांटेक्ट करने में, यानी नेत्र केंद्रित करने में उसको समस्याएं आएगी, क्योंकि उसको सच पता है कि मैं अंदर से मैंने ये गलत काम किया है। और उसी आई कांटेक्ट, उसी उसके चलने के तरीके से, उसकी बॉडी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करके क्रिमिनल्स को, हत्यारों को पकड़ा जाता है। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास ही है, आपके आत्मविश्वास है और आप अच्छा कर सकते हैं तो आप करने का प्रयास कीजिए। आपके उठने बैठने चलने के जो इशारे और तरीके हैं, इनसे बहुत कुछ आपके आत्मविश्वासी होने ना होने का तरीका पता चल जाता है। अब आत्मविश्वास में कमी होना या अधिकता होना, इन दोनों में लोगों को अंतर ही नहीं पता चलता, और इस अंतर नहीं पता चलने की वजह से वो अक्सर साक्षात्कार में फेल हो जाते हैं। तो मैं आपको पर्सनली डेवलपमेंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता चुका हूँ। तो अब मैं आपको कुछ साक्षात्कार से रिलेटेड बातें बताऊंगा कि साक्षात्कार में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, सिलेक्शन होने का बॉडी लैंग्वेज का बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन गहरे रिश्ते से पहले मैं आपको उसका प्रोसीजर बताऊंगा कि बॉडी लैंग्वेज तो तब काम आएगी जब आप नियोक्ता के प्रस्तुतिकरण यानी रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएंगे। वो एचआर, मानव संसाधन प्रबंधक हो सकता है, कंपनी के प्रबंध निदेशक हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वहाँ तक पहुँचने से पहले क्या ज़रूरी है? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप के पिताजी के नाम से आपके घर में 10 वेडिंग कार्ड्स आए, शादी के कार्ड, और किसी से भी इतना कोई खास फ्रेंडशिप नहीं है फादर की। हाँ ठीक है, रिलेशंस में थे, मित्रों से, वहाँ से कार्ड आए 10, और वो 10 कार्ड्स आने पर फादर ने को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया शादी में जाने के लिए, तो वो 10 के 10 कार्ड आपके फादर ने आपको दिए और कहा, बेटा ये 10 शादियाँ हैं, इनमें से किसी भी एक शादी में आप चले जाना। अब आप भी वहाँ किसी को नहीं जानते, तो आप किस चीज़ को देखकर शादी में जाएंगे? ऑब्वियसली कार्ड।
देखिए, हम जब किसी को जानते नहीं है तो हम क्या कार्ड देखते हैं सबसे पहले, यार ये कार्ड तो बड़ा सुंदर है। अब जब कार्ड इतना सुंदर है तो खाना भी बड़ा सुंदर होगा, ऑब्वियसली सुविधाएं भी अच्छी होगी, तो मुझे इस शादी में जाना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब नियोक्ता अपनी नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन करता है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में आपके रिज्यूम्स, आपके बायोडेटास पहुँचते हैं, और उस बायोडेटा अगर नियोक्ता को प्रभावित कर लेते हैं तो उसमें से वो छटाई करते हैं, इसको शॉर्ट लिस्टेड बोला जाता है, उसको शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद आपका नंबर उस साक्षात्कार में आता है कि नहीं आता। यानी उस साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए आपका रिज्यूम प्रभावशाली होना चाहिए। रिज्यूम भी प्रभावशाली हो गया, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गई। अब इंटरव्यू में कॉल पर पहुंचने के बाद किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज और साक्षात्कार दोनों का आपस में संबंध है, किस तरीके से हम बता रहा हूँ। सबसे पहले जब आप साक्षात्कार के कक्ष में जाते हैं, नॉक करना है, ये तो अंडरस्टूड है कि नॉक करना है, परमिशन लेनी है। जब आप उस दरवाजे से लेकर साक्षात्कार के सामने रखी कुर्सी तक पहुँचते हैं, तो आपके दरवाजे से लेकर उस कुर्सी तक पहुंचने में जो आप आए, जो आपने चलने का तरीका है, उसमें वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये व्यक्ति मेरी कंपनी के योग्य है अथवा नहीं। देखिए, 40% नंबर तो आपको आपके रिज्यूम की वजह से मिल चुके हैं। वो आपका रिज्यूम देखकर ये आइडेंटिफाई, उसने शॉर्टलिस्ट किया आपका रिज्यूम, शॉर्टलिस्ट करके आपको अगर साक्षात्कार के लिए बुलाया है, तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि वो आपसे कहीं ना कहीं प्रभावित है, और रिज्यूम के 40% मार्क्स आपकी जेब में आ चुके हैं, क्योंकि आपने रिज्यूम इतना प्रभाव करने वाला बनाया है कि वो आपसे प्रभावित हुआ है, इसलिए उसने आपको कॉल करके बुलाया। अब आपका वहाँ से चेयर तक चलने का तरीका ये सूचना दे देता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप किस बर्ताव के व्यक्ति हैं, आपका चरित्र कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, वो आपकी चाल से पता चल जाता है। अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आप बिल्कुल स्टेप कदम दर कदम आएंगे, मुस्कुराते हुए, चेहरे के भाव में मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुस्कुराहट ऐसी होनी चाहिए कि नियोक्ता के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको ऐसा महसूस होना चाहिए कि ये व्यक्ति कोई ज़्यादा दुखी नहीं है, ये बेरोजगार नहीं है, खुश है। और खुशी लोगों से, और मतलब खुश लोगों से और लोग खुश होते हैं। जैसा आपको पता है ना कि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय, जो शक्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखिए। आप कभी रोड पे जाइए और चलते चलते किसी की ओर मुस्कुराइए, वो व्यक्ति आपको देख के मुस्कुराएगा, भले ही वो आपको जानता है या नहीं जानता। यानी आपके एक्शन की प्रतिक्रिया हुई, उसने भी आपको रिस्पॉन्स दिया, ऐसा अक्सर होता है। तो आप जब इंटरव्यू कक्ष में घुसे तो आपकी स्माइल और आपके चलने के तरीके से उसने काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। उसके बाद जब आप चेयर के पास बैठ जाते हैं तो पहली बात, बिना परमिशन ना बैठें, उससे अनुमति लें। सर क्या मैं बैठ सकता हूँ? या तो वो खुद ही कह देगा, 10 सेकंड इंतजार करें कि शायद वो खुद ही कह दें प्लीज़ हैव ए सीट। अगर नहीं कहता तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं, आप पूछ सकते हैं सर मैं आई, क्या मैं बैठ सकता हूँ? परमिशन मिल जाएगा। तो पहली चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्फिडेंस से चलिए, परमिशन लेके एंट्री होजिए, चेहरे पे स्माइल रखिए, और आपके कंधे अंदर की ऊपर की ओर उठे हुए होने चाहिए, और आप एक आत्मविश्वासी व्यक्ति लगने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने रिज्यूम को लाइक इट ऐसे रखते हैं, सर आए, ऐसा लगता है कि नौकरी मांगने नहीं कुछ और मांगना है। सर आए, भाई आप जितनी ज़रूरत कंपनी को आपकी है उतनी ही ज़रूरत आपको भी कंपनी की है। तो अपने आत्मविश्वास का हमेशा प्रदर्शन करना चाहिए कि आत्मविश्वास आपके अंदर है। आप आए, आप बैठ गए। अब बैठने का तरीका सुनिए, आप कोई पत्थर नहीं है, आप इंसान हैं, तो इंसान की तरह बैठें, ना तो अकड़ कर ना ज़्यादा झुककर। झुकने से आपका डोमिनेशन दिखा, भाई तू ही सब कुछ सही है, हम सही नहीं है। और अगर आप अकड़ के बैठते हो तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस लगता है। तो इस तरीके से बैठें कि आप सीधे भी रहें, आपकी कमर पीछे टच ना हो, हल्का सा झुका हुआ हो, और गर्दन आपकी सीधी हो। यानी बैठने के तरीके में
भी एक प्रभाव नज़र आना चाहिए, और आपकी स्माइल की जो डोर है वो नहीं टूटनी चाहिए। स्माइल रेगुलर रहनी चाहिए, इतनी अधिक भी ना हो कि लोग समझे कि मुझ पे हंस रहा है, और इतनी कम भी ना हो कि सोचें कि ये अकालग्रस्त क्षेत्र से आया है बेचारा, इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके पास तो कोई संपत्ति नहीं है, गरीब आदमी है, ये नौकरी मांगने नहीं भीख मांगने आए। तो इतना अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए, अपने आप को आत्मविश्वासी रखिए। दूसरा, हाथों के मूवमेंट पर ध्यान दें। मैंने आपको इसी सेशन में पहले बताया था, मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि आप कहाँ से हैं, तो अपने हाथ के मूवमेंट को कभी भी इतना लंबा या इतना छोटा ना करें, अपने दायरे में रख के आप एक्सप्रेशन और अपने जेस्चर के द्वारा आप बता सकते हैं। वो छोटे छोटे, आप अक्सर देखिए कभी भी एक्ट्रेस से बात होती है, फिल्म स्टार से बात होती है, तो उनका बात करने का तरीका बड़ा नापा होता है, ये अगर आप देखिए बड़े नपे तुले हाथ चलते हैं उनके, तो वो नपे तुले हाथ उसकी भाषा के साथ साथ उसकी जो बातें होती है उन बातों को बड़ा प्रभावित करती है, बड़ा शानदार तरीके से प्रदर्शित करता है। लेकिन आप उन्हीं हाथों को जब ज़्यादा फैला देते हैं तो वो हाथ एक फूवड़ जैसे बोलते हैं। फूवड़ को अब क्या इंग्लिश में लैंग्वेज है, फूवड़ का मतलब होता है जिसमें मैनर्स नहीं है, बिना शिष्टाचार के अशिष्ट व्यक्ति, उस तरीके से आप प्रदर्शित करते हैं। मैं ऐसा, मैं वैसा, मैंने ऐसा किया वैसा किया, अजी मुझसे अच्छा तो कोई नहीं, मैंने इतनी प्रदर्शनियाँ की, मैं तो कैप्टन था, मैं तो वॉलीबॉल का कैप्टन था, मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं महाराज हूँ। इतना हो, अगर आप सर्वे सर्वा महाराज भी कहेंगे और उसको थोड़े से विनम्र भाव से कहेंगे तो वो प्रभावित करेगा आपको, ना कि आपको नेगेटिव आपकी इन्फ्लुएंस आएगी। नेक्स्ट कि जब आप बात कर रहे हैं या आप किसी सेमिनार में बैठे हैं या कुछ लोग आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो बीच में उबासी न लें कि मैं तो आपको समझा रहा हूँ क्लास में, हाँ बेटा एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, आप इस तरीके से चलिए, इस तरीके। तो ये प्रभावित करता है कि आप आलसी आदमी हैं, आप मेरी बात पे फोकस नहीं कर पा रहे, मुझे ध्यान से सुन नहीं रहे, आप योर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, आपकी बॉडी यहाँ प्रेजेंट है पर आपका माइंड पता नहीं कहाँ है, कहीं ना कहीं घूम रहा है। कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी जो माइंड है वो शिमला में घूम रहा है, मनाली में घूम रहा है, आई डोंट नो कहाँ घूम रहा है। तो ये आपके दर्शाता है कि आप उबासी ले रहे हैं, इसका मतलब आप सुस्त हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, या आपकी रुचि नहीं है, आपका इंटरेस्ट और रुचि नहीं होगी तो आपको नींद आए। नेक्स्ट है खांसना और चीखना। देखिए खांसना और छींकना ये एक इंसान है तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसे बोलते हैं प्राकृतिक प्रक्रियाओं का होना कोई बुरी बात नहीं है, सिर्फ उसको दर्शाना बड़े रूप में वो बुरी बात है। आप जेब में पॉकेट में हैंकी रखिए, हैंकी से मुंह पे रखिए और अल्लाह हैंकी नहीं है तो आप इस तरीके से और आजकल तो कोरोना चल रहा है लाइक इट, ये आप खांसते समय आप इन सब चीज़ों को प्रयोग करें। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, मैं यहाँ किसी बच्चे का नाम नहीं लूँगा, कि क्लास में जब उसको छींक आती है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं पर बहुत भयंकर शंख बजाओ, अच्छी वो मतलब प्रदर्शित इस तरीके से करता है कि बड़ा और सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। सेशन में भी सारा जो टीचर की फ्लुएंसी होती है, टीचर जो अपने पथ पर लगातार चल रहा होता है, उसका भी एकदम से एक बाधक तत्व बनकर वो सामने आता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन नष्ट हो जाता है। सारे जो बच्चे हैं जो सीरियसली क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों का भी ध्यान भंग हो जाता है। इसी तरीके से आप साक्षात्कार के दौरान भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो वो आपका शिष्टाचार नहीं कहलाएगा और आप कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे इस चीज़ में। ज़्यादातर मैंने देखा है कि साक्षात्कार जब लंबे चलते हैं तो जो साक्षात्कार के लिए कर्मचारी आया है या जो कैंडिडेट आया है उसको बैठने में बड़ी दिक्कतें होने लगी हैं। वो कभी ऐसे होता है, कभी ऐसे होता है, कभी हाथों को ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति में स्टेबिलिटी नहीं है, वो ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएगा। और जो ये स्टेबिलिटी को दर्शाता है कि जो व्यक्ति किसी संस्था को बार बार बदलता है, नौकरियां बार बार छोड़ता है, वो स्टेबिलिटी मतलब आप कहीं पर स्थायी रूप से रुकते नहीं हैं, आप इधर उधर भागते रहते हैं। अक्सर लोग ऐसे बैठते हैं।
ये बैठना भी आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये दर्शाता है कि आप हमेशा सहारे के बिना काम नहीं कर सकते, यानी यू आर टोटली डिपेंडेंट। आप किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमेशा। आप कभी भी मतलब आपके अंदर जो बोलते हैं एटीट्यूड की स्टेज सेकंड नहीं है। फर्स्ट स्टेज का आदमी डिपेंडेंट रहता है, जबकि दूसरी स्टेज का आदमी इंडिपेंडेंट होता है, वर्क विदाउट सुपरविजन काम करता है। तो आपके अंदर इसकी कमी है। और अगला जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ना करें। जनरली हम साक्षात्कार करते समय, हम साक्षात्कार की तो बात कर ही रहे हैं, साथ में साक्षात्कार के अलावा जो हमारा सामान्य जीवन शैली है उसके बारे में बात करेंगे हम। साक्षात्कार के दौरान खुजली बहुत करते हैं लोग, कान में लगाया लाइक, तो ये शिष्टाचार नहीं है, ये एक सभ्यता नहीं है, एक संस्कार नहीं है। ठीक है तो आप अगर आपको कहीं ऐसा महसूस होता है कि इचिंग है तो उसको एक जनरल तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मल कर सकते हैं, ये हल्का सा, कि इस तरीके से नहीं कि आप उसको एक तरह से जैसे एक वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उसकी तरह से आपने करना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें आपके लिए उचित नहीं है। और यही मैं आपको चीज़ बताने जा रहा था कि सामान्य जीवन में हम किस तरीके से बात करते हैं। एक बॉडी लैंग्वेज, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं बहुत पहले एक कंपनी में काम करता था, फार्मा कंपनी में, और उस फार्मा कंपनी में जो एचआर मैनेजर थी वो एक फीमेल थी। सिक्योरिटी गार्ड गेट था और सिक्योरिटी गार्ड इतना ईमानदार और अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, मतलब मैं उसको काफ़ी साल मैंने वहाँ काम किया, तो मैं उसको जानता भी था और वैसे भी उसका कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं आया। जैसे ही एचआर मैनेजर अपनी कार में से उतरने के साथ ही उसने अपने हाथ को ऐसे किया और मैडम गुड मॉर्निंग। अब उस पर्टिकुलर समय में जो उससे गलतियां हुई, उस गलती की वजह से उस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी चली गई। वो यही सोचता रहा कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी जॉब चली गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने जो भी किया वो मन से नहीं किया, लेकिन उससे वो गलती हुई। यानी आपकी लैंग्वेज, आपके मन की अंदर की बातों को कोई नहीं जानता जब तक आप बाहर से वो अपने संस्कार, अपने शिष्टाचार कभी किसी के सामने नहीं प्रदर्शित करोगे तो हमेशा आप लोगों की हीन भावना के शिकार रहेंगे। आप हमेशा एक गोल्ड IAS के एग्ज़ाम क्लियर कराओ किसी व्यक्ति ने, और क्लियर करने के बाद उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि इंटरव्यू में तो मुझे कोई फेल ही नहीं कर सकता। और आप देखिए वो इंटरव्यू में पहले अटैम्प्ट में ही फेल हो गया। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उसने अपने लिटिल फिंगर का जो नेल था वो बढ़ा रखा था। तो कहने का ये आपकी हाइजीन एंड क्लीनिंग में आता है, लेकिन मैं आपको यहाँ बॉडी लैंग्वेज से इसको लिंक करके बता रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से प्रभावशाली है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इस सेशन को मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करता हूँ। सबसे पहले कम्युनिकेशन होता है मन के भावों को भाषा के माध्यम से या इशारों के माध्यम से किसी अन्य के सामने प्रदर्शित करना या प्रेषित करना, कम्युनिकेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन दो तरफा प्रक्रिया है कि एक तरफ से डेटा जाएगा, यानी एक तरफ से प्रश्न पूछे जाएंगे, दूसरी तरफ से उसके जवाब दिए जाएंगे या दूसरे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसका दूसरा रूप होता है जिसको बोलते हैं प्रसारण, यानी इंग्लिश में उसका नाम होता है ट्रांसमिशन, जिसमें केवल आंकड़े यानी डेटा एक तरफ से आता है, आप दूसरी तरफ से उसको जवाब नहीं दे सकते। जैसे कि टीवी प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं, लेकिन आपको पसंद ना आए तो आप टीवी के सामने ये कह नहीं सकते कि भैया ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, बंद कर दो। जबकि कम्युनिकेशन में यानी फ़ोन में या आप सामने किसी से बात कर रहे हैं तो आप अपने मन के भावों को उससे कह सकते हैं। कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक वर्बल कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी वर्बल कम्युनिकेशन को शाब्दिक संचार कहते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अशाब्दिक संचार कहते हैं। शाब्दिक के नाम से आपको पता चल रहा है कि शाब्दिक का मतलब वह कम्युनिकेशन या वह संचार जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, यानी शब्दों से
वाक्य बनते हैं, वाक्यों से भाषा बनती है, यानी हर भाषा की एक वर्णमाला होती है, उन वर्णमाला से शब्द बनते हैं। कोई सी भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़, जो भी भाषा है, उस भाषा में किसी अन्य से बात करना, यानी अपने मन के भावों को शब्दों में बोलना, ये होता है शाब्दिक कम्युनिकेशन। जबकि जिस कम्युनिकेशन में या जिस संचार में शब्दों का प्रयोग नहीं होता, उसे अशाब्दिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अशाब्दिक का मतलब जिसमें शब्द ना बोले जाएं। आपने अक्सर मूवीज़ में देखा होगा, एक प्रेमिका अपने प्रेमी की तरफ किस करती है, फ्लाइंग किस, यानी ये अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करना। मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इन बातों को अदर वे ना लिया जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स थे। दूसरा एग्जांपल अगर बात करें, कोई बच्चा शरारत कर रहा है और माँ उसकी तरफ एक चांटे का इशारा करती है और वो बच्चा समझ जाता है कि मम्मी मुझे पिटाई करने वाली है या मारने वाली है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, यानी शारीरिक भाषा के अंतर्गत आता है। शारीरिक भाषा में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया जेस्चर, जिसमें इशारे किए जाते हैं, इशारों के माध्यम से आप किसी को बता सकते हैं। दूसरा है पोस्चर, पोस्चर में आसन भी आपकी शारीरिक भाषा का एक पार्ट है। पोस्चर के माध्यम से लोग आपके बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं, और आप भी पोस्चर के माध्यम से, यानी आसन और मुद्राओं के माध्यम से किसी और व्यक्ति की प्रतिक्रिया, उसके मन के भाव आप आराम से जान सकते हो। तीसरी चीज़ होती है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है आपके चेहरे के भाव, यानी आपकी आंखों से किए गए इशारे, आपकी आईब्रो यानी भौहों से किए गए इशारे, होठों के लपलपाट से इशारे किए गए, या होठों को ऊपर नीचे, आपकी जीभ से, आपकी आंखों से, आपके हाथों से जो इशारे, आपके चेहरे से जो इशारे किए जाते हैं, उनको सबको फेस एक्सप्रेशन कहते हैं, यानी चेहरे के भाव कहते हैं। मैंने आपको बताया कि चेहरे के भाव के अलावा क्या क्या हम जनरली गलतियां करते हैं। हम जब किसी से बात करते हैं, किसी के साक्षात्कार के रूम में जाते हैं, वहाँ उसके पेंसिल से छेड़छाड़ करना, पेपर वेट को घुमाना, पेन को बजाना, डेस्क बजाना, उस पर बैंगिंग करना, ये सब बैड मैनर्स होता है। ये आपकी बॉडी लैंग्वेज गलत करता है। इसके अलावा चेहरे को इधर उधर घुमाना, कोई आपसे सवाल पूछ रहा है, आप इधर देख रहे हो, आप कभी उधर देख रहे हो, कभी आसमान में देख रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आप उसमें रुचि नहीं ले रहे, उसकी बातों को समझने की आप कोशिश नहीं कर रहे। आपका शरीर जो है वो उपस्थित है, लेकिन आपका मानसिक जो प्रतिबिंब है, यानी आपका जो बुद्धि है, आपका जो ध्यान है, वो कहीं और है, उस समय कक्षा में अनुपस्थित है। उसके बाद मैंने आपको बताया उबासी लेना वर्जित है। उबासी लेते हैं तो मुंह पर रुमाल का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय अभद्र आवाज़ें ना निकालें, धीरे से खांसें, रुमाल का प्रयोग करें। उसके बाद मैंने आपको बताया बैठने का तरीका स्ट्रेट बैठें, ज़्यादा अकड़ के भी ना बैठें, ज़्यादा झुक के भी ना बैठें, सामान्य तरीके से बैठें। मैंने आपको अगला पॉइंट बताया ज़्यादा हिले डुले ना किसी से बात करते समय। मैंने उसके बाद बताया खुजलाना, कि आप जब भी खुजली करें या इस तरह की आपके साथ कोई प्रतिक्रिया हो तो उसके बड़े नपेतुले तरीके से करें, ताकि आपकी इस तरह की प्रतिक्रिया आपके नकारात्मक छाप लोगों के ऊपर न छोड़े। यही हमारा आज का सेशन था। मुझे उम्मीद है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास का जो मैंने आपको आज पॉइंट बताया, बॉडी लैंग्वेज यानी शारीरिक भाषा, मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है दोस्तों आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस कोरोना के जो दौर चल रहा है इसमें आप सुरक्षित रहें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। मैं ईश्वर से यही कामना के साथ आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। नमस्कार। इस सेशन को जारी और संचालन करने के लिए मेरी सेफ एजुकेट की टीम है, उसको भी मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ध्यान से सुना, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।